ट्राइबल्स या फिर आदिवासी एक ऐसा शब्द जो कि 1891 के सेंसस से उठा करके आप 1941 के बीच में जितने भी सेंसस हुए इस टाइम फ्रेम के बीच में, लंबा समय है, लगभग 50 साल 5 दशक है, और यहाँ पर परिकल्पना या फिर डेफिनेशन जो ट्राइबल्स की होती है ये लगातार बदलती गई है। शुरुआत के दशक में आप देखते हो कि जो शब्दावली है वो पहाड़ी टर्म को यूज किया जाता था, बाद में वन्यवासी, जनजाति, आदिवासी जो जैसे टर्म है इनको भी प्रिफरेबली यूज किया गया। हिल कल्टीवेटर से लेकर के फॉरेस्ट ड्वेलर्स, क्यों? क्योंकि काफी सारे ट्राइबल्स फॉरेस्ट के रीजन में रहते हैं, तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया। 1935 जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ट्राइब का जो शब्द है या ट्राइबल्स का जो शब्द है पैन इंडिया लेवल पर यूनिफॉर्मली इस्तेमाल किया जाने लगा। जब देश को आज़ादी मिलती है, हमारा संविधान बनकर के तैयार होता है, तो इसके परिकल्पना के अंदर में शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एक कंसेप्चुअलाइजेशन है वो भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एंड ओवर द ईयर्स 50 और 60 के दशक में कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक डी एन मजुमदार साहब, प्रोफेसर LP विद्यार्थी साहब एंड अ लॉट ऑफ अदर्स अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द BN लोकुर कमिटी इन 1965, इन्होंने ये चीज़ कही कि देखिए ट्राइबल्स की जो अवधारणा है इसको डेफिनेशन या परिभाषा के माध्यम से उतने बढ़िया तरीके से नहीं समझा जा सकता है। तो चलिए हम फोकस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करने की। शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर के और भी कई सारे प्रिमिटिव लेवल की इकोनॉमी, एक बैकवर्डनेस, प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी, काफ़ी पैमानों को, इलिटरेसी, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर रखा गया। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको आती हुई देखने को मिलती है इन सारे स्कॉलर्स के ओपिनियन में, वो है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है एक यूनिक नेचर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी जो उनकी प्रैक्टिसेस, उनके बिलीफ और उनके कस्टम्स में आपको देखने को मिलता है। और इन्हीं एक यूनिक प्रैक्टिसेस में से एक है ट्राइबल्स का लगाव या फिर उनका जुड़ाव, जिसको अक्सर काफ़ी हाईलाइट करके दिखाया जाता है मैजिक, सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, काला जादू या कई सारे कॉमन टर्म जो आप सुनते हो उसके साथ, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सारे मापदंडों के ऊपर, इन्हीं सारे अवधारणाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ के इस लेक्चर में जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट विचक्राफ्ट एंड इट्स रिलेशन विद ट्राइबल कम्युनिटी, इसमें आपका स्वागत है। विचक्राफ्ट को अगर हम देखें, सो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो एक ब्रांच है, एक सेक्शन है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, वो मैजिक को बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंडली स्टडी करता है। और इस मैजिक को कई सारे स्कॉलर्स ने, फॉर एग्जांपल, जब बाहर के एक फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड वन ऑफ द 4 फाउंडर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ब्रॉनिस्लाव मेलिनोव्स्की, जब इसको पढ़ते हैं, जब इसके बारे में हमें बताते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो मैजिक है ना, जो अलग अलग सोसाइटीज़ में, खासकर ट्राइबल सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलता है, इसको आप 3, इनफैक्ट 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देख सकते हो। पहला होता है ब्लैक मैजिक और दूसरा होता है वाइट मैजिक, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बच्चे को ये सारी चीज़ पता है ना। आज के समय में हमें ये टर्म पता है, पर ऐसे ही कई सारे टर्म, फॉर एग्जाम्पल जब भी इलेक्शन अभी आ रहे हैं और इलेक्शन के समय में हम बहुत ज़्यादा इंटेंसली एक टर्म को यूज़ करते हैं कि वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक। पर ये वोट बैंक शब्द आया कहाँ किसी ने बनाया? कभी तो बनाया होगा ना। आज हमें लगता है एक तो बहुत कॉमन टर्म है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर किसी समय एक इंसान ने बनाया होगा, और वो भी एक सोशियोलॉजिस्ट, सोशल थिंकर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, यानी कि एक सोशल साइंटिस्ट था इन शॉर्ट। क्या नाम था उनका? प्रोफेसर MN श्रीनिवास साहब। तो सिमिलरली ये जो आज हम ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक करते हैं, इसको भी लिटरल फ्रंट पे रखने वाले जो एक फेमस इंसान है, किसी और ने भी पहले नाम रखा होगा, दिया होगा, पर इसको एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में कोट करने के लिए B. मेलिनोव्स्की यानी कि ब्रॉनिस्लाव मेलिनोव्स्की को क्रेडिट दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के भी कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, हम लोग पीछे क्यों बढ़े, पीछे क्यों हटे इनफैक्ट। सो इंडिया में भी एक स्कॉलर है जिनका आपने नाम सुना होगा, SC दुबे साहब। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने नाम सुना होगा? आप में सोच सकता है कई जनरल बैकग्राउंड से आएंगे, है ना, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ना ऑप्शन लिया हो ना उनको पता हो इस सब्जेक्ट के बारे में, वो कहेंगे हमें क्या पता है SC दुबे साहब के बारे में। डेफिनेटली पता होगा। 11th-12th में अगर आपने सोशल साइंसेस की किताब देखी है, या फिर आप जब GS के अंदर में सोसाइटी वाला पार्ट पढ़ते हो, तो इन स्कॉलर का नाम आपके सामने जरूर आता है, SC दुबे साहब। इनकी 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहले 11th-12th के लेवल पर सोशियोलॉजी में के अंदर भी पढ़ाई जाती थी, किताब का नाम था इंडियन सोसाइटी। बहुत ही सिंपल सी पतली सी किताब है, और ये देखिए, है ना, इंडियन सोसाइटी नाम की जो किताब है। और एक है इनकी इंडियन विलेज करके, भारतीय विलेज जो है, भारतीय ग्राम समाज जो है, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है। अब इन्होंने 3-fold क्लासिफिकेशन दिया
है ना। ब्लैक आपको पता है कि बुरा मैजिक, काला मैजिक, व्हाइट आपको पता है अच्छा मैजिक। पर इन्होंने कहा कि इतना सिंपली ना देखते हुए हम 3 फोल्ड डिवीजन कर सकते हैं। एक होता है आपका प्रोटेक्टिव मैजिक, दूसरा होता है आपका प्रोडक्टिव मैजिक, और तीसरा और आखिरी आपका होता है डिस्ट्रक्टिव मैजिक, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव मैजिक जो है दैट कैन बी रिलेटेड टू दी ब्लैक मैजिक एज टोल्ड बाय मेलिनोस्की, वेयर एज द व्हाइट मैजिक कैन ब्रीफली बी साइडेड इनटू 2 एग्जांपल्स, वन इज प्रोटेक्टिव, वन इज द प्रोडक्टिव। डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर में? डिस्ट्रक्टिव आपको पता चल गया नाम से ही, तबाही मचाएगा, हानिकारक होगा, समाज के लिए, सोशल ऑर्डर के लिए ये अच्छी चीज नहीं होगी। लोगों का अहित करने वाले, बुरा करने वाले जो मैजिकल पावर्स हैं जिसको विचेज और सॉर्सरर्स यूज करते हैं वो आपके डिस्ट्रक्टिव के अंदर में आएंगे। नाउ प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव में अंतर क्या है? दोनों व्हाइट के अंदर में आ रहे हैं, पर इसके अंदर अंतर आपको क्या देखने को मिलता है? प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ मैजिक्स आर दोस टाइप ऑफ मैजिक दैट आर कास्टेड, दैट आर लाइक यूज्ड बेसिकली टू प्रोटेक्ट अ पर्सन, प्रोटेक्ट अ थिंग, या फिर प्रोटेक्ट इन जनरल एनी ऑर्डर, किसी भी चीज को सुरक्षित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप घर से भी निकलते हो या छोटे बच्चे को अक्सर देखते हो ना, काला टीका लगा दिया जाता है कि किसी की नजर ना लगे। नजर का भी कॉन्सेप्ट इसी मैजिक के अंदर में आता है, अभी हम पढ़ेंगे। उसको एविल आई बोलते हैं, है ना, एविल आई या फिर ईविल आई उसको बोलते हैं, बुरी नजर। और दूसरा, कई बार आप देखते हो अलग अलग रिलीजन्स में कई बार मालाओं को पहनाया जाता है ना, चेन्स को, लॉकेट्स को आप पहनते हो ओम लगा करके, क्रॉस लगा करके। उससे भी ज़्यादा आजकल तो लोग फैंसी सेंस में पहनने लगे, है ना। कई बार क्या किया जाता है कि जो भस्म होती है किसी पीर बाबा की, किसी एक जो होली सेक्रेड सेंटर है वहाँ की जो अग्नि भस्म है उसको भी लोग क्या करते हैं, अपने पास रखे होते हैं। कई बार तावीज़ों को या फिर एम्यूलेट्स के बारे आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो हाथ पे लोग बांधते हैं इस तरह की तावीज़ों को। ये भी एक तरीके से क्या है, लोगों को बुरी ताकतों से, बुरी शक्तियों को बुरी नज़र से बचाने के लिए होता है, ऐसा माना जाता है। वी आर नॉट क्लेमिंग इट कि ये कोई साइंटिफिक फंक्शन है या फिर साइंटिफिक होता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में वी ट्राई टू रिस्पेक्ट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सोसाइटी, है ना। हम ये नहीं कहते कि साइंस ही सबसे ऊपर है या फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वही सबसे ऊपर है। आप दोनों की सुनो, दोनों को तर्क के आधार पर देखो और दोनों की वेराइटीज़ को यहाँ पर जानने की कोशिश करो। ये एक होता है ट्रू नेचर ऑफ सीकिंग नॉलेज। हर तरह की नॉलेज, नॉलेज सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, नॉलेज के कई सारे पहलू होते हैं। सो प्रोटेक्टिव आपको पता चल गया बचाने के लिए, है ना। प्रोडक्टिव के मतलब है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन को बढ़ाने की। फॉर एग्जाम्पल पहले के समाज में लोगों के यहाँ देखते थे कि बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, लगान मूवी को आपने देखा होगा, वहाँ पे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना कर रहे हैं, ना, बारिश हो जाए। आप देखोगे कई जगहों पर, फॉर एग्जांपल जो हरिवंश के अंदर में, या फिर आप जब कृष्ण जी की स्टोरी सुनते हो वहाँ पर भी वर्षा नहीं हो रही है तो वहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है इंद्र जी को, वरुण जी को खुश करने के लिए। कृष्ण जी वहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं कि भैया आप उनकी क्यों कर रहे हो, गोवर्धन पूजा वहाँ पर करो, गोवर्धन पर्वत की करो। तो लोग करते हैं, इंद्र जी रुष्ट होते हैं, और फिर वो जो बैटल होती है जब कानी उंगली के ऊपर कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, तो ये भी आपने सुना होगा। सो ऐसे ही क्या किया जाता है जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी घट रही होती है या फिर कभी फर्टिलिटी हैम्पर होती है समाज में कि बच्चे नहीं हो रहे, जो उपज है खेती के अंदर में वो नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्टिव आउटलुक अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं। कई समाज में जब बहुत समय तक सूखा पड़ा होता था या बहुत बीमारियां, महामारी फैली होती थी तो वहाँ पर बलि चढ़ाने की प्रथाओं को एज अ टाइप ऑफ मैजिकल रिचुअल कंडक्ट किया जाता था, ताकि जो भी ईष्ट, जो भी देव, जो भी स्पिरिट वहाँ पर नाराज है, क्रुद्ध है, वो प्रसन्न हो जाए उस बलि से। तो इस तरीके के बिलीफ भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ ट्राइबल्स के बीच में आप जाओगे तो इंटरेस्टिंगली विल फाइंड कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अच्छा नहीं माना जाता है ना। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ट्राइबल के जो मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज हैं, मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज होते क्या है, इसको सिंपली आप समझ लीजिए। शॉर्ट में हम इसको कहेंगे MRF। अब आप MRF का टायर मत समझिएगा, इसको बोलोगे आप मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज। ऐसे लोग जो कि जादू या फिर धर्म, है ना, के जो आउटलुक्स हैं इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। पुरोहित को भी आप देखोगे, महंत को भी आप देखोगे, पंडित को भी आप देखोगे, मौलवी को भी आप देखोगे, काजी को भी आप देखोगे, प्रीस्ट जो है उनको भी आप देखोगे, प्रॉफिट साहब जो है उनको भी आप देखोगे। ये सारे हो गए फॉर्मल सोसाइटी के अंदर में। अब ट्राइबल सोसाइटी के अंदर में जब आप मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज की बात करोगे तो यहाँ पर देयर आर इंडिविजुअल्स लाइक शमन्स। शमन के अलावा यहां पर एक और इंडिविजुअल आता है जिसको आप मीडियम कहते हो, है ना। मीडियम के अलावा यहां पर आपको डिवाइनर देखने को मिलेंगे।
सेजेस एंड सीयर्स का भी हमने नाम नहीं लिया, वो भी आपके फॉर्मल सोसाइटीज में या फिर एक मिड जो लाइन है वहां पर आपके आते हुए देखने को मिलता है। एंड देन आपके जो विचेस एंड सॉर्सरर्स है वो यहां पर आएंगे, विचेस और सॉर्सरर्स जो है वो यहां पर आएंगे। शमन्स क्या होता है, बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं सुपरनैचुरल स्पिरिट्स को, पावर को। बेसिकली किसी के भी कोई क्लाइंट उनके पास आया, क्लाइंट हम एक फॉर्मल टर्म में यूज कर रहे हैं, कोई उनके पास दुखी आया है, बेचारा आया है, कोई मरीज आया, रोगी आया, फिर किसी भी तरीके की समस्या को लेकर के आप जाते हो तो आपको वो सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता है और इसके लिए वो कुछ स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है जिसके थ्रू वो आपकी मदद करता है। ऑलराइट, मीडियम का क्या काम होता है? मीडियम जैसे हम संचार के माध्यमों को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से, तो ये एक माध्यम है ना। जनसंचार या फिर मास कम्युनिकेशन को जो भी पढ़ते हो आप में से जो विद्यार्थी होंगे तो वो समझते होंगे मीडियम मींस क्या होता है। ऑलराइट, एक न्यूज़पेपर भी एक मीडियम है, टेलीविजन भी एक मीडियम आपको देखने को मिलता है और इंटरनेट भी एक मीडियम है आपको। सो यहां पर भी मीडियम का फंक्शन इसी तरीके का है। सुपरनैचुरल वर्ल्ड और जो एक नॉर्मल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, इनके बीच में एक कड़ी बनता है मीडियम, एक चैनल बनता है ना, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे टेलीफोन लाइन होती है, दो एंड पे एक स्पीकर एक रिसीवर है और बीच में टेलीफोन लाइन, टेलीफोन एक्सचेंज आपका होता है। तो मीडियम का भी यही काम होता है कि वो एक चैनल बने, पर ये चैनल क्या होता है, पजेस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि जब भी किसी स्पिरिट को अपनी बात कहनी होती है नेचुरल वर्ल्ड में किसी इंसान से, तो क्या करता है, पजेस कर लेता है मीडियम को और मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को वहां पर वो प्रोड्यूस करता है। और मीडियम की मदद से जो भी यहां पर मैसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको आप क्या कहते हो, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट वी कॉल इट, इसको आप ओरेकल कहोगे, ओरेकल कहोगे, है ना। हिंदी के टर्म के साथ अगर आपको इसको समझना है तो आप किसी तरीके की आकाशवाणी या भविष्यवाणी के साथ ओरेकल को समझ सकते हो, है ना। तो ये आपका होता है मीडियम। कोई पजेस हो गया और उसके थ्रू मैसेज दिया। इस मैसेज देने की प्रक्रिया में कई बार जो आवाज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो भी बदल जाते हैं मीडियम के। और जब वो आत्मा अपना मैसेज देकर चली जाती है तो फिर क्या होता है, नॉर्मल आवाज भी आ जाती है, नॉर्मल एक्सप्रेशन आ जाते हैं और कई बार याद भी नहीं रहता है मीडियम को कि पजेस होकर के उसने क्या कुछ बोला। यूजुअली मीडियम का सहारा लोग तब लेते हैं जब उन्हें लगता है कुछ प्रॉब्लम है उनके यहाँ पर, रिसेंटली किसी की डेथ हुई है और हो सकता है कोई एंसेस्टर की, कोई पूर्वज की जो स्पीशीज या फिर जिसकी मृत्यु हुई है, वो स्पीशीज नहीं, वो स्पिरिट इनफैक्ट आपसे क्रुद्ध है, आपसे नाराज है, आपके किसी एक्शन से वो खुश नहीं है। तो लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने एंसेस्टर से या फिर प्रियजन जो है उनके स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सके। पुरानी जो मूवीज थी आपने कई बार उसमें देखा होगा, राज कृष्णा कॉटेज जैसी मूवीज, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है किसमें, पर किसी न किसी मूवी में हमने सबने शुरुआत के दिनों में बॉलीवुड की पिक्चरों में इस चीज को देखा होगा। अदरवाइज भी हॉलीवुड में भी आपको कई बार ये देखने को मिल जाएगा कि लोग एक स्क्वायर बोर्ड लेकर के, जिसको आइजा बोर्ड बोलते हैं, लेकर के बैठते हैं, कैंडल्स लगाते हैं और उस पर कई सारे लेटर्स लिखे होते हैं और एक कॉइन को या किसी भी चीज को प्लेस कर देते हैं, वो जहां जहां जाता है उससे वर्ड को पढ़ के मैसेज को रिवील किया जाता है। नेक्स्ट आपका है डिवाइनर। डिवाइनर को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल दूंगा। अगर आप में से लोग, जो भी लोग हैरी पॉटर की सीरीज को देखे हो, तो वहां पर एक डिवाइनर मौजूद थी जिनको हम सिबिल ट्रेलोनी बोलते हैं, है ना। वहां पर मुझे नहीं याद है कि क्या नाम उनको दिया गया था, डिवाइनर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं किया गया था, बट उनका जो फंक्शन है वो आप देखते हो, एक बोल के अंदर में कोई सर्कल सा बोल होता है, एक क्रिस्टल बॉल होती है, इनफैक्ट बॉल नहीं होता है, क्रिस्टल बॉल होती है, उसके अंदर देख करके लोगों का भविष्य बताते हैं। तो डिवाइनर का काम पे यही होता है एक तरीके से सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन को रखना कि भविष्य की क्या घटनाएं होने वाली हैं। नेक्स्ट, विचेस एंड सॉर्सरर। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें अंतर क्या है, मोस्टली जब मैं बैचेस में बच्चों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि विचेस मतलब जो फीमेल है जो मैजिक करती हैं और सॉर्सरर का मतलब जो मेल है वो करता है। नहीं, वहां पर टर्म जो है विचेस, विजार्ड और वॉरलॉक के टर्म को यूज किया जाता है ना। जब हम इन दोनों टर्म को देखते हैं तो विचेस का मतलब वो जिनके अंदर में जेनरेशनल पावर शिफ्ट हो रही है, फ्रॉम मदर टू डॉटर, वो सुपरनैचुरल पावर ट्रांसमिट हो रही है। जैसे आप डीएनए आपका ट्रांसफर होता है ना, जैसे जीन्स आपके ट्रांसफर होते हैं, उसी तरीके से वो पावर वहां पर ट्रांसफर हो रही है। बट यहां पर जो सॉर्सरर है वो नॉन जनरेशनल या फिर नॉन जेनेटिक मीन्स से उस चीज को गेन कर रहा है बाय ट्रेनिंग या फिर आप कह सकते हो प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। उसको स्ट्रगल करना पड़ता है और उसकी जो पावर है उसने एक्वायर की वो अगले जनरेशन में ट्रांसमिट
नहीं कर सकता है। तो ये होता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर का आइडिया। नाउ जब हम विचक्राफ्ट और ऐसी तरीके की पावर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ट्राइबल्स के बीच में इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, उनके बीच में इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और कई बार आपने सुना होगा कि विचेस क्लेम करके डायन किसी को टैग करके किसी महिला को वहाँ पर मारा गया। इस तरीके के सुपर जो स्टेशन के बिलीफ होते हैं ये भी इन लोगों के बीच में, कई सारे ट्राइब्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आजकल जो एजुकेशन है जिस तरीके से बढ़ी है, साक्षरता, मोर देन दैट जो अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ी है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस कम हुई हैं। बट कई सारे गांव खेड़ों में, हिंटरलैंड्स में, इवन दूसरे देशों में, अफ्रीका वगैरह जैसे देशों के अंदर में भी ये चीज़ मौजूद है। और ये कोई सिर्फ इंडिया या एशिया की बात नहीं, एक एट वन पॉइंट दुनिया भर में, खासकर आप बाहर की मूवीज़ को देखोगे तो वहाँ पर इस तरीके की विच हंटिंग होती थी कि माना जाता था कि कोई भी इस तरीके की अगर प्रैक्टिसेस करते हुए जाना जाता है तो बुरा इंसान है, इविल प्रैक्टिसेस इसको देखा जाता है। विचेस, बाकी सारे जितने हमने प्रैक्टिशनर्स बोले हैं उन सबको बुरी नज़र से नहीं देखा था, चाहे मीडियम हो, चाहे डिवाइनर हो, चाहे सेजेस हो, चाहे शेयर हो, चाहे कोई भी और हो, शमन हो, है ना। बट विचेस और सॉर्सरर्स को एक बुरी नज़र से देखा जाता है कि दे आर नॉट गुड पीपल, ये बुरा करेंगे, अहित करने के लिए लोगों को अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर सुपरनैचुरल फोर्सेस उनको इस तरीके के बुरे काम करने में असिस्ट करती हैं। इसीलिए कभी भी किसी विलेजर को, ट्राइबल गांव वालों को इनके बारे में पता चलता है तो टैग कर देते हैं कि ये डायन है और इसको मारा जाना चाहिए। अब विचेस के जो अलग अलग तरीके के जो नेगेटिव आउटकम हम कह रहे हैं कि ये करते हैं, समाज के ऊपर बुरी चीज़ों को लाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। माना जाता है कि ये स्टरलिटी को, यानी कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो, है ना, बच्चे वहाँ पर नहीं हो सकते फैमिली के अंदर में, ऐसी चीज़ों के पीछे माना जाता है कि जो विचेस है इनका हाथ होगा या फिर सॉर्सरर्स है उनका हाथ होगा। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, है ना, करने में, कि जो बच्चा था वो नहीं रहा, ऑलराइट, बिफोर द बर्थ उसकी डेथ हो गई, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या होता है कि अवेयरनेस और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता है कई बार, और इस तरीके के जो भी आउटकम आते हैं उसको डायरेक्टली या तो आप ईश्वर के ऊपर थोप सकते हो, और ईश्वर के ऊपर नहीं तो किसी आत्मा या फिर अहित करने वाले, शक्तियों को रखने वाले इंडिविजुअल के ऊपर कर सकते हो। तो ईश्वर को तो बुरे नज़र से आप नहीं देख सकते हो कि ईश्वर क्यों कुछ गलत करेगा, है ना, वो तो ऑल माइटी हो, तो सबका अच्छा चाहता है। यानी कि आपके आसपास में कोई ऐसा होगा जो कि इस तरीके की पावर्स को रखता हो, सुपरनेचुरल मैजिक को करता हो, और उसी ने आपका अहित किया है, या तो खुद से, यूजुअली कोई खुद से नहीं करेगा, किसी के कहने पे। तो लोग मानते हैं कि कोई आपका एक इंटरनल एनिमी रहा होगा, शत्रु रहा होगा, और उसने जाकर के मैजिशियन के पास, सॉर्सर के पास एक तरह से आपके नाम का वहां पर उच्चारण किया और कहा कि इनके ऊपर मैजिक करो ताकि ये टर्मिनेशन हो जाए या स्टरलिटी हो जाए, या इवन डेथ के जो सिनेरियो है ना, कोई दवा अगर चल रही है तो असर करना बंद कर दे लोगों के ऊपर, जो यादाश्त इंसान की वो चली जाए, कई तरीके के जो शरीर के ऊपर रोग हो जाते हैं, कई तरीके के बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैजिशियंस है, माना जाता है कि ये इनविजिबल फोर्सेस के साथ भी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं। कई तरीके के श्राप हैं जो आपके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली, आपकी जनरेशन के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ को आपने देखा भूल भुलैया, और जो कई सारी मूवीज साउथ की बनी हुई है उनके प्लॉट में आपने देखा होगा। ऑल्दो भूल भुलैया जो अक्षय कुमार की थी, वहाँ पे तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन को बाद में सेकेंड हाफ के अंदर में दिखा दिया गया कि इट वॉज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, बट कई सारी साउथ की मूवी के अंदर में, मेरा बदला वगैरह और पता नहीं कौन कौन से पिक्चर है, उसके अंदर में आपको ये प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, देन फाइनेंशियल लॉस से लेकर के पॉइजनिंग जो है, आकार बदल लेना, मेटामॉर्फोसिस, है ना, इस तरीके की चीज़ों को आप देखोगे। स्ट्राइफ है लोगों के बीच में, इरिशिया, झगड़े, इस तरीके की चीज़ों को करवाना। देन आपका वेट्यूपरेशन जो लॉस ऑफ और थेफ्ट है, इनेबिलिटी टू अट्रैक्ट लवर, यानी कि आप किसी के साथ, आपकी रिश्ते होने वाले हैं, आप किसी तरीके रिलेशनशिप में जाने वाले हो और अचानक वहाँ पर आपका बुरा होने लगे, इनके लिए भी माना जाता है कि विचेस ही जिम्मेदार होंगी। दूसरा, आप देखते हो कि ये किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करती है, तो कोई भी कल्चरल आउटकम के साथ एक मटीरियल चीज़ जुड़ी होती है ना। तो यहाँ पर भी माना जाता है कि विचेस सॉर्सर कुछ चीज़ों का यहाँ पर हेल्प लेंगे जादू करने के लिए, ब्लैक मैजिक या फिर किसी भी तरीके का मैजिक कास्ट करने के लिए। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कुछ डॉल्स को लिया गया, है ना, इंसान के शेप की डॉल बनाई गई, उसके अंदर में कुछ चीज़ों को भरा, और फिर आप देख रहे हो कि वहाँ पर निडल्स की पियर्सिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मानी जाती है। इसको इमुलेशन भी करने की ताकत ये रखते हैं, किसी इंसान को जला करके मार देना, कि डॉल आप देखते हो उसके ऊपर जादू किया, उसको जला दिया तो इंसान भी जल रहा है वहाँ पर। डिविनेशन, या कि कई बार जो आगे होने वाली आउटकम्स उसको भी दे कैन प्रेडिक्ट, है ना। दे आर मेजरली बिलीव टू बी लाइक मैलेवलेंट पर्सन, जो हमने कहा कि अच्छे पर्सन
जो पर्पस होते हैं उसको फुलफिल नहीं करती है ना। मैलेवलेंट यानी कि बुरे फॉर्चून जो होते हैं उसको बेसिकली ये फुलफिल करती है। कई तरीके के मंत्रों के उच्चारण यहाँ पर होते हैं, कई सारी चीज़ों को लिखा जाता है और बुरी नज़र या फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दुश्मन या फिर जो टारगेट होता है उसको वहाँ पर हार्म किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्रोमेंसी का जो यूज़ है, कॉन्ज्यूरिंग, हिप्नोसिस, इन सारे शब्दों को, अब बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ों को माना जाता है कि करते हैं। नेक्रोमेंसी यानी कि जो मुर्दे हैं उनके साथ संचार को स्थापित करना। कॉन्ज्यूरिंग का मतलब है ईविल स्पिरिट को या फिर डेविल को खुद वहाँ पर बुलाना। हिप्नोसिस का मतलब है वशीकरण। आपने एक रिसेंटली मूवी आई थी अजय देवगन की और आर माधवन की, एक गुजराती फिल्म का रीमेक है, आई थिंक आपने देखा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शैतान नाम था उस मूवी का, है ना। तो वहाँ पे भी वशीकरण के केस को दिखाया गया कि एक लड्डू खिलाया एक बच्ची को जो हाईवे पे लोग जा रहे थे और उसके बाद वशीकरण में कर लिया और बाद में पता चलता है एंड में कि वैसे कितने सारे बच्चियों को वहाँ पर वशीकरण के अंदर में किया हुआ था। देन यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, जिनके बीच में भी, जिन ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर माना जाता है, लोग जो मानते हैं कि विचेस कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले वो इनिशियल स्टेज पे किसी चीज़ को मृत करके, इनएक्टिव करके, फिर उसको जीवित करके यानी कि एक्टिव करने की कोशिश करती है। इस तरीके के ट्रायल्स को यूजुअली शुरुआत के स्तर पर पेड़ों पे किया जाता है। करते करते अभ्यास माना जाता है कि जब ये पेड़ को पूरी तरीके से ड्राइनेस की स्टेट में ले जा सकती है, यानी कि पेड़ है पूरा सूख गया है ना, मृत की तरह लग रहा है, और वापस से अगर उनके प्रयासों से आ जाता है, यानी कि रिजरेक्ट कर दिया उसको, रिस्टोर कर दिया अपनी अच्छी कंडीशन के अंदर में, हरा भरा हो गया वापस से पेड़, तो माना जाएगा कि अब आपने वो प्रैक्टिस पूरी तरीके से सीख ली हुई है और अब आप इस चीज़ को ह्यूमंस के ऊपर सक्सेसफुली कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, विच ब्रांडिंग। विच ब्रांडिंग का मतलब क्या है, किसी के ऊपर आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया, ये एक तरीके से आक्षेप कर दिया कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ अ विच, और समाज उसको बहुत बुरी नज़र से देखती है अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। ये बेसिकली एक मुंह से दूसरे मुंह, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, जैसे चाइनीज़ विस्पर सिंड्रोम आपने जैसे देखा, उसी तरीके से फैलता है। कई सारी किस्से कहानियाँ लोग खुद बनाते हैं और एक तरीके से पॉपुलराइज हो जाता है पूरे गाँव भर के अंदर में कि हाँ ये इंसान जो है ये सॉर्सरर है या फिर ये इंसान जो है ये विच है। और यूजुअली ऐसा काम जो लोकल सॉर्सरर्स होते हैं, जो लोगों की नज़र में बुरे नहीं होते हैं, कई बार वो लोकल सॉर्सरर इस चीज़ को कराते हैं। अब इन लोकल सॉर्सरर्स के अलग अलग रीजन में, क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में जो ओझा टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसी रीजन के अंदर में आप बिहार, झारखंड के रीजन में देखोगे भगत टर्म जो है वो भी यहाँ पर यूज़ होता है। सोखा, गुनी, इस तरीके के टर्म को यहाँ पर यूज़ किया जाता है और शुरुआती लेवल पर यही उस चीज़ को, बिलीफ को पॉपुलराइज करता है, बिकॉज लोग इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं और ये किसी को भी कह देंगे कि ये विचेस है। कई सारी पुरानी मूवी में आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं या फिर किसी छोटे वर्ग की कोई जो स्त्री है उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, ऑलराइट, एंड ये करने के बाद जब वो कंप्लेन करने के लिए कहती है कि आई कंप्लेन फ्रॉम दी हेडमैन, या पुलिस में या किसी को भी कंप्लेन करेंगे, तो उसके ऊपर जो गांव का जो बड़ा इंसान होता है जिसने वो ज़ोर ज़बरदस्ती की है, वो कई बार पुलिस की मदद लेकर के या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ उनकी मदद लेकर के, जो कुछ शमन्स हैं या फिर दूसरे जो बाबा तांत्रिक ऐसे लोग हैं उनकी मदद लेकर के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा कि ये विच है और उस विच को जिंदा जला देना चाहिए अगर गाँव को बचाना है। तो ऐसे केसेस भी आपने देखे हैं। ये रियल लाइफ में, मूवीज की बात नहीं, और मूवी के प्लॉट में तो है ही है, बट रियल लाइफ में भी कई बार ये चीज़ें होती हैं। अब तो ये कम होगी, बट आज से आप 5-6 डेकेड पहले जाओगे तो गांव के अंदर में जो इंटीरियर्स हैं, हिंटरलैंड्स हैं, उनके अंदर में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। जब क्लेम जो है लोग मान लेते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो कई सारी ह्यूमिलिएशन की प्रैक्टिसेस शुरू की जाती है। यानी कि किसी जानवर के ऊपर बैठा करके या फिर पूरे गले में जो जूते हैं उसकी माला डाल करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। यूरिनेट या डिफिकेट भी किया जाता है इनके बॉडी के ऊपर, इनके फेसेस के ऊपर, ठीक है, और कई केसेस में तो किल कर दिया जाता है। अब माना जाता है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस विचेस की हमने बात की कि जनरेशनली पास होती है, तो आगे वाली जनरेशन में भी गई होगी और वो बाद में बदला ले सकती है। तो कई बार फैमिली मेंबर जो होते हैं इनके, उनको भी मर्डर कर दिया जाता है। कोई और अगर इनका साथी भी होता है जो माना जाता है कि सेम ट्राइबल ग्रुप के अंदर कोई और भी ऐसा विच है या इस तरह की प्रैक्टिसेस करता है, उनको भी इक्वल या सिमिलर सजा दी जाती है, यानी कि मारा जा रहा है तो उनको भी मारा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की विच हंटिंग की प्रैक्टिस समाज को क्लेंज करने के लिए लोग करते हैं और इस तरीके के फेक केसेस भी हमारे सामने आए हैं, क्योंकि मोस्टली तो हमें पता है जितना जो साइंस का मानना है कि ऐसी चीज़ें शायद नहीं होती, और अगर होती भी होंगी तो लोगों को कई बार गलत तरीके से लेबल करके अपने पर्सनल इंटेंट के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है ना। तो ट्राइबल्स के बीच में दिस थिंग, ये जो एक
आप कह सकते हो अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन है, इसको कम करने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना होगा, अथॉरिटीज को साथ में आना होगा हेल्थ केयर के ऊपर। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे बिलीफ कब आते हैं कि सांप ने काटा, आप डॉक्टर की जगह पर कहां पे जा रहे हो, ओझा के पास, किसी बाबा के पास जा रहे हो, है ना। और 10 में से 7 बार वो क्या होता है, इंसान बच जाता है, तो उसको लगता है कि ये कोई ताकत थी, बच गई। और जो 3 केसेस में नहीं बचा, तो वो जो भी बाबा या ओझा है वो क्या कह देंगे कि आपसे, आपके एंसेस्टर की जो स्पिरिट है कोई, या फिर कोई जो बहुत बड़ी आत्मा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा क्रुद्ध है, इसकी वजह से हम इसको कोशिश करके भी नहीं बचा पाए। पर असल में इसका साइंटिफिक लॉजिक या इससे पीछे रैशनल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ द स्नेक जो आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी जहरीले स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द वेनमस स्पीशीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर में, खासकर दुनिया के कई सारे और देशों में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जो अधिकतम स्पीशीज होती हैं, नॉट ऑल बट अधिकतम स्पीशीज जो होती हैं सांपों की, वो नॉन वेनमस होती हैं, जहरीली नहीं होती। तो वो काटे ना काटे, उनका इलाज करो ना करो, उससे कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा। कई बार इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर रैशेज आपको पड़ेंगे डेफिनेटली, उसके लिए कोई ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट लेने की, वो लीदल या फेटल मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। ऑलराइट, तो इन्हीं का फायदा उठा करके वो कहेगा कि देखो 7 बार तो मैंने ट्रीट किया, 10 में से 70% सक्सेस रेट है, 3 बार नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ी स्पिरिट आपसे क्रुद्ध है। और फिर उसके लिए भी वो कहेगा कि आप हमारे पास आओ, हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये बिहेवियर जो है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, इसको बदलने की जरूरत है ट्राइबल्स के बीच में। वो कैसे होगा, आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, ड्राइव चलानी होगी, साक्षरता को बढ़ाना होगा, टारगेटेड जो कैंपेन्स हैं उनको चलाना होगा। एंटरटेनमेंट का जो माध्यम है, कई बार लोग पढ़ाओ या किसी को शिक्षा दो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो नुक्कड़ या फिर स्ट्रीट प्ले जैसे जो माध्यम है, उनका सहारा लेकर भी इन सारी चीज़ों को कराया जा सकता है। तो गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज़ है, उनको इन सारे कई सारे जो मापदंड है, कई सारे जो प्रैक्टिसेस है, उनको साथ में लेकर के जाना होगा। पहले तो जो बिल है वो हमने रखने ही है कि जो इस तरीके के बिल हैं, जो इस तरीके की विच हंटिंग की प्रैक्टिसेस को बैन करते हैं, वो तो है, बट लोगों के अंदर से इस बिलीफ को कैसे हटाओगे, उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। So this was all about the practice of witch hunting, the practice of witchcraft and sorcery among the tribals.